ज़रा हटके में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो आज निजी मसरूफ़ियात की वजह से छुट्टी पर हैं। पिछले 10-12 दिनों से हम मुसलसल जंग की बात कर रहे हैं, डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जो असल मसाइल हैं, समाजी मसाइल, उस पर तवज्जो नेचुरली कम हुई है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आखिरी हिस्से में हमारे साथ एक सीनियर इकनॉमिक जर्नलिस्ट होंगी, अफशान सुबूही। हम बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इस साल की ताज़ा आई है, उसमें पाकिस्तान मज़ीद नीचे आ गया है। 193 मुल्कों में से पाकिस्तान का नंबर आया है 168। ऐसा क्यों है? अगर इस कौम ने मजबूत होना है तो क्या सिर्फ हवाई जहाज़ों मिसाइलों से होना है, या फिर यहाँ पे अपने लोगों पर हमें तवज्जो देनी है, उनकी तालीम सेहत को भी हमें सामने रखना है? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं इस डी एस्केलेशन के मामले से, जिस पर हम पिछले चंद दिनों से बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के इसहाक़ डार साहब, आज उन्होंने सेनेट में एक लंबा बयान दिया। उन्होंने बताया कि अब मौजूदा जो सीज़ फायर है, DGMOs के दरमियान जो बात तय हुई आखिरी बार, वो 18 मई तक है। लेकिन उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि ये सीज़ फायर होल्ड करेगा, ये एक्सटेंड होता रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो कशीदगी है उसे लेकिन कम करने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। उन्होंने बताया कि ये जो लड़ाई हुई इस बार पाकिस्तान और भारत की, उसमें कोई 40 के करीब आम शहरी मारे गए, उनमें औरतें बच्चे भी थे, और जबकि इसमें कोई 13 के करीब हमारे फ़ौजी जवान जो हैं उनकी जानें भी गईं। तो सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई माफ़ करो, तिजारत करो, और मैं आपसे तिजारत करने के लिए तैयार हूँ। और इस हवाले से भी आज उन्होंने काफ़ी बात की है। मुझे एक माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा तासुर ये था कि जब जंगबंदी हो गई तो चलेगी, और चल भी रही है। लेकिन इसहाक़ डार ने जो कहा कि ये किस्तों में हो रही है जी, मतलब इसकी मियाद हम बढ़ा रहे हैं 2-2 दिन, 4-4 दिन। पहली जंगबंदी जो है 10 से 12 तक एग्री किया गया, उसके बाद फिर DGMOs का राब्ता हुआ तो 12 से 14 तक के कोई फायर नहीं करेंगे, और अब है 14 से 18 तक। तो अब ये जो 3-3, 4-4 दिन के हिसाब में जो है छोटी छोटी किस्तों में जंगबंदी है, तो इससे मुझे तशवीश होती है कि अगर किसी तरफ से कोई गड़बड़ा गया, पारा हो गया, तो फिर ठूंठ आना शुरू हो जाए। लेकिन जिस एतमाद से इसहाक़ डार ने बात की कि ठीक है हो गया, और पीछे अब्बा हुजूर भी बैठे हुए हैं वाशिंगटन वाले जी, तो अब मुज़ाकरात की बात होगी। मेरा ख्याल है दोबारा ठूंठा शुरू नहीं होगी। तासुर ये कि ये धूल बैठने दें, हाँ, उसके बाद जो है थोड़ा सा हमें एक दूसरे को नजर आएगा कि कौन कौन कहाँ है। हाँ, लेकिन तो मुसलसल ज़बानी गोलाबारी दोनों तरफ से बड़ी टाइट चल रही है। अच्छा, आज जो वज़ीर दिफा हैं भारत के राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान चूँकि एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है, और हम जैसे ज़िम्मेदार मुल्क को उसने एटमी उसकी हथियार इस्तेमाल करने की इनडायरेक्टली तड़ी लगाई है, तो ऐसे देश को जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके तहवील में दे देना चाहिए। उसका जो हथियारों का ज़ख़ीरा है या उस पर कुछ नज़र रखनी चाहिए। अब आइए कि मैंडेट में ये आता है या नहीं आता, ये एक नई बात है, लेकिन आइडिया जो है वो बड़ा नया है। तो उस पर ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा है उसने कहा कि ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, जिसमें हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और सिर्फ जो है वो कहना वो ये चाहता है बकवास की गई है जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या, अल्लाह आपका भला करे कि अमरीकी सदर बाज नहीं आ रहे। वो छेड़छाड़ उन्होंने मुस्तकिल जारी रखी हुई है। आप ये देखें कि जब से वो रियाद में उतरे हैं, रोज़ाना कहीं भी तकरीर हो रही हो, वो ज़रूर ये हवाला देना पसंद करते हैं कि मैंने जनाब ये काम करवाया, 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई। अब पाकिस्तान तो हर दफ़ा खुश हो जाता है, इंडिया को हर दफ़ा पहले से ज़्यादा मिर्चें लगती। आज भी वो बाज नहीं आए। उन्होंने जो दोहा में अमरीकी बेस है उस पे से अमरीकी फ़ौजियों से ख़िताब करते हुए कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया है। मैं कह नहीं रहा हूँ, कहना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन कह भी रहा हूँ। आप ये देखें। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इन दोनों कहा कि तिजारत के इम्कानात पे बात करो, कारोबार करो, जंग क्यों करते हो। तो दोनों मुल्क ये सुन के बहुत खुश हुए। हालांकि
दिल्ली से कुछ और सिग्नल्स आ रहे हैं। तो बकौल ट्रंप मेरा ख्याल है कि वो सही समत बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हुआ ये कि दोहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आई कि अभी भी इंडिया और ट्रंप, हालांकि मोदी तो जब भी आ रहे हैं ना, वो तो जब भी मिलते हैं जब ही डालते हैं, कुछ बहुत ही ऑब्वियस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। मसलन आज उन्होंने जो दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टिम कुक जी, उनसे कहा कि भैया ये जो तुम चाइना से अपना सामान समेट के इंडिया ले आए हो कि आईफोन का हब बनाओगे, तो यार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बजाय इसके कि अगर सामान वहाँ से समेट रहा है तो बजाय इसके कि अमेरिका लाओ, तुम उधर ले आ रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. अच्छा, इसी दौरान इन्होंने ये भी कहा कि शुरली छोड़ने में तो माहिर है ना, कहने लगे कि इंडिया जो है मान गया है ज़ीरो टैरिफ पे जी। अच्छा, उधर जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर थे उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब ट्रंप तो ये कह रहा है। उन्होंने कहा जी कुछ तय नहीं है, कुछ तय नहीं। यानी वो रिफ्यूट किसे कर रहा है? अमरीकी सदर को, जिसे मोदी जो है अपना दोस्त समझते हैं। तो यार ये चीज़ें जो है ना, अच्छा, मैं ये बड़ी दिलचस्प है। द न्यूज़ का एक मैं खबर देख रहा था अशरफ मलकम साहब की, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भी ऑफर किया है ज़ीरो टैरिफ बायलैटरल अमेरिका को, दोनों तरफ से। आई एम श्योर कि हाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मईशत इतनी छोटी है कि अमेरिका तो असल में इंडिया से चाह रहा है ना कि वो बार बार इंडिया को पोकिंग हो रही है। और वो जाहिर है वो जवाब नहीं देना चाह रहा है, वो बड़े मुश्किल में फंसे हुए, कैसे जवाब दें। लेकिन फिर भी जब यहाँ तक बात आ जाती है तो फिर वज़ीर ख़ारजा को कहना पड़ता है कि एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर। मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त हमें बादल देख के घड़े नहीं फोड़ने चाहिए। अच्छा, जो इंडिया के दो बड़े दिग्गज हैं सरमायादार, उनमें से एक हैं मुकेश अंबानी। उनकी दोहा में ट्रंप साहब से और अमीर कतर से मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात, एक तो वो लाइन में लगी हुई उनकी जो तस्वीर है, सबसे हाथ मिला रहे हैं, तो इनसे भी हाथ मिला रहे हैं। ये एक फ़ोटो ऑप था या वाकई बाद में उन्हें कुछ 2-4 मिनट साइड पे बैठ के गुफ्तगू करने का मौका मिल गया। गुफ्तगू क्या हुई क्या नहीं हुई, क्या ये नई दिल्ली के एलची बन के गए थे या अपना कोई सरमायाकारी का कोई सिलसिला उस सिलसिले में मिले थे, डोंट नो। लेकिन अंबानी जो है उसको इसलिए लाइटली नहीं लेना चाहिए कि गूगल और मेटा में जी वो शराकतदार हैं, और कतर जो सॉवरेन फंड है उसने $10 बिलियन की सरमायाकारी का वादा कर रखा है भारत में अगले कुछ बरसों के दौरान। तो अब ये देखना है कि ये क्या इसका सिलसिला हो सकता है। तो मुझे साहब नज़र ये आ रहा है कि देखें, लाइफ में हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप अक्सर अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको तो अपॉइंट कर लेते हैं, बॉसेस को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो तो जो भी है सामने बॉस है ना, तो आपने उसके साथ एडजस्ट करना होता है, उसका मिजाज कैसा भी हो। हाँ। अब ट्रंप साहब का जो मिजाज है, दोनों पाकिस्तान और इंडिया उससे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तासुर ये है कि पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान ने जो भी डिप्लोमेसी की है, PR की है, लॉबिंग की है, हमारा एक चैनल उनके साथ बन गया है और इक्वेशन बज़ाहिर बनती नज़र आ रही है। उसमें हमने कल भी बात की, चाहे वो क्रिप्टो के मामलात हों, चाहे अगर हम अभी उनको कह रहे हैं कि जी जैसी भी हमारी हैं आपसे इंपोर्ट्स, हम ज़ीरो टैरिफ लगाने के लिए तैयार हैं, हम वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार हैं विच मैटर्स टू ट्रंप, जिसको वो अपना प्रेस्टीज का इशू बनाते हैं। हाँ। और भारत जो है, अब ये खबर आई है, पता नहीं ये कंफर्म है यानी जो वो कह रहे हैं कि भारत ने भी ऑफर किया है, भारत भी ज़ाहिर है कि पीछे नहीं रहना चाहता। हाँ। तो उसके स्टेक्स ज़्यादा हैं। बिग टिकट तो भारत है ना, बिग टिकट भारत। अच्छा, ये जो ट्रंप का अब दौरा है, अब जाहिर है कि आज उनका आखिरी दिन है, कल ये नहीं पता कि उनका तैयारा किस समझ जा रहा है, वाशिंगटन जा रहे हैं वो
या इस्तंबुल में उतरेंगे, इसलिए कि आज बड़ी खबर गर्म थी इस्तंबुल में कि पुतिन और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो दू बदू बैठ के गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो ट्रंप ने कहा कि मेरे बगैर बातचीत कैसे होगी जब तक आपका भाई दरमियान में नहीं बैठेगा। तो उन्होंने ऐसी तीर छोड़ा कि हो सकता है मुझे कल इस्तंबुल जाना पड़े। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कल इस्तंबुल से बड़ी खबर आएगी पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप। ये सिलसिला है। अब जो ट्रंप का ये गल्फ का दौरा है ये हमें क्या बता रहा है नट शेल में, मतलब $1 ट्रिलियन तो उन्होंने खैर समेट लिए। बता ये रहा है कि जो नई जो अमेरिकन पॉलिसी है जियोपॉलिटिक्स के ताबे माशी फैसले नहीं होंगे, बल्कि माश के ताबे जियोपॉलिटिक्स होगी। बिल्कुल, ये सीधा सीधा इन्होंने बताया है, इसलिए कि रोजाना उन्होंने $1 ट्रिलियन के सौदे किए हैं। देखिए, जो रिवायती अप्रोच थे ना फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि ट्रंप एक आउटसाइडर हैं, वो बिजनेस सेंस से हर चीज़ को रीडिफाइन करना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी यही है। वो अभी भी जैसे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इस तरह की धमकी आई हो कि हम तिजारत बंद कर देंगे। ये तो आता था कि जी हथियार बंद कर देंगे, एड बंद कर देंगे, लेकिन ही इज़ रियली लेवरेजिंग बिजनेस डील्स एंड इकोनॉमिक्स। नहीं, देखो ये भी हथियार है ना, इसलिए कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $130 बिलियन। उसके बाद चाइना है $125 बिलियन। इसी तरह पाकिस्तान की इकॉनमी जितनी भी छोटी सही, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के साथ है। तो अगर अमेरिकी सदर ये कहता है कि भाई साहब तिजारत, तो इनका सीरियस होना लाजिम। हमें ऐसा लगेगा कि यार टैंक शैंक की बात नहीं कर रहा है, F-16 बंद करने की बात नहीं, तिजारत में क्या है। लेकिन तिजारत जो है वो बहुत ही ख़तरनाक धमकी है। अगर अच्छा अमल वगैरह तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धमकी के तौर पे ख़तरनाक है। अमारात में है इस वक्त और वहाँ एज एक्सपेक्टेड $1.4 ट्रिलियन। मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो अगले 10 बरस में अमेरिका की जो AI है और बाकी एनर्जी सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चिप्स की जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो माल उधर जा रहा है बजाय इसके कि उधर से आए। अच्छा, वज़ीर तवानाई जो क्रिस राइट हैं अमेरिका के, वो भी ज़ाहिर डेलीगेशन का हिस्सा हैं। उन्होंने ये कहा है कि मशरिक़ वस्ता का जो मुस्तक़बिल है वो अफरा तफरी में नहीं है, तिजारत में है। अच्छा, अब जो ये खलीजी रियासतें हैं ये तो माल दे रही हैं, इसराइल क्या दे रहा है? इसराइल अब जो है रफ्ता रफ्ता ये जो अगर सिनेरियो है कि मईशत के ताबे जियोपॉलिटिक्स होगी, तो इसका मतलब है कि इसराइल रफ्ता रफ्ता लायबिलिटी बन रहा है अमेरिका के लिए। और पहली दफ़ा किसी अमेरिकी सदर ने कई अशरों में इसराइल को टोटल इग्नोर किया है। मसलन इसराइल के बारे में कोई गुफ्तगू तक नहीं हुई। ट्रंप की जितनी भी तकारीर हैं, इवन गज़ा के बारे में अमीर कतर ने और उससे पहले MBS ने दबे लफ्ज़ों में कहा, बैंक्वेट में जो तकारीर हुई कि भाई साहब बंद करें, आप अपना रसूख इस्तेमाल करें और इसे बंद करें। तो अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रंप का इस जवाब का क्या मतलब है कि हम गज़ा को फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो उनकी पिछली तजवीज़ थी उसका शायद अल्फाज उन्होंने बदल लिए हैं। अच्छा, ईरान का उन्होंने कई दफ़ा जिक्र किया और ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान को शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अमीर कतर का दोस्त है और अमीर कतर जो हैं वो बहरहाल चाहते हैं कि ईरान और हमारे दरमियान कोई समझौता हो जाए। इसमें उन्होंने अमीर कतर के नंबर भी बना दिए और उन्होंने कहा कि हम बहुत क्लोज हैं न्यूक्लियर डील के। अब पता नहीं कि ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो पेश कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वीकेंड पे 3 या 4 दौर हो चुके हैं ओमान में, उसमें उनके मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है। ईरान की तरफ से जो मैं बयान देख रहा हूँ वो अभी थोड़ा सा कॉशियस हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो मुतालबात हैं कि आप हमारे जो सैंक्शंस लगाई हैं उन्हें लिफ्ट करने की आप हमें एश्योरेंसेस दें। तो बातचीत चल रही है और इसमें इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग इसराइल। इसराइल बहुत तिलमिलाया हुआ है कि ये आप बातचीत क्यों कर रहे हैं, ये तो टाइम है वहाँ पे स्ट्राइक्स करने का। सो ट्रंप का एक अपना एजेंडा है और जिस तरह से ये दौरा पैन आउट हुआ है, ईरान के हवाले से उनकी बातें, पाकिस्तान भारत के हवाले से उनकी बातें, ये एक ऑप्टिमिज्म तो है, एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है। हाँ, लेकिन आपने कहा ना चूँकि ट्रंप आउटसाइडर हैं
और इसराइल के बारे में ये जो ठंडी पॉलिसी बज़ाहिर उन्होंने इख्तियार की हुई है, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस और अमेरिकन मीडिया का एक हिस्सा अब फोकस कर रहा है, एक तोशाखाना केस तैयार कर रहा है वो। यानी कतर ने जो $400 मिलियन का तैयारा बतौर एयरफोर्स 1 तोहफे में पेश किया है, तो अब वहाँ ये बहस छिड़ गई और ख़ुद रिपब्लिकन्स जो हैं, 2-3 जो रिपब्लिकन्स हैं उन समेत सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं जैसे जॉन थॉन और टेड क्रूज, आपने नाम सुना, इस लेवल के लोग जो हैं वो कह रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है। हाँ, इसलिए कि आइन के तहत आप अपनी तनख्वाह से ऊपर का तोहफा अपने पास नहीं रख सकते, वो आपको फिर कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी या तोशाखाना में जमा कराना है। तो हो सकता है इन पे बाद में कोई तोशाखाना केस चल जाए। तो ये कहाँ से कहाँ का तार कहाँ मिल रहा है इस मौके पे, तो आप देखें। ये ट्रंप का जो है साउथ एशिया में जो किरदार है और साउथ एशिया वाले जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उस पर हमने बात कर ली। लेकिन गज़ा के लिए आज खूनी दिन था और गज़ा जो है वो आज हम आपको याद दिला दें कि यौम नक़बा भी है, यानी यौम स्याह। इस पे बात करते हैं। 77 साल पहले आज ही के दिन डेविड बिन गोरियान ने तल अबीब के एक हॉल में इसराइल के क़याम का ऐलान किया था। इसराइल इसे 77वां यौम आज़ादी कहता है और फ़लस्तीनी इसे यौम नक़बा के नाम से याद करते हैं। नक़बा का मतलब है क़यामत सुग़रा। क़यामत सुग़रा इन मानों में कि फ़लस्तीनियों के खदेड़ने का जो काम था वो तो नवंबर 1947 में 6 महीने पहले ही शुरू हो चुका था, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया था, एक चाकू की तरह काट के। लेकिन इस आज के दिन से फ़लस्तीनियों को दोबारा बस्तियों की बस्तियां, शहर के शहर खदेड़ के हलाक किया गया और जो लोग भाग गए वो भाग गए, जो रह गए उन्हें मार डाला गया। और इसी तरह मौजूदा इसराइल की जो ज़मीन है इसी तरीक़े से हासिल की गई। नक़बा 4 दफ़ा हुआ है। पहला जो है मैं बता चुका हूँ 15 मई 1948 से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की पार्टीशन। दूसरा नक़बा 15 मई 48 से 1950 तक के दरमियान है। तीसरा नक़बा 1967 के बाद शुरू हुआ और चौथा नक़बा आज जो गज़ा की सूरत हाल है वो उसमें देखा जा सकता है। कुल मिला के अब तक तकरीबन जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसराइल की, उसके अंदर से इन 3 नक़बात में से कम से कम 15 लाख लोगों को धकेला गया और आज उनकी चौथी नस्ल है और 15 को आप 4 से ज़रब दे सकते हैं। जो एस्टिमेट है कि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन जो आसपास के अरब मुल्कों में आज भी पड़े हुए हैं, के कैंपों में रह रहे हैं, चौथी नस्ल है। उनके पास अपने असल घर की चाबी है जो दादा ने बाप को, बाप ने पोते को संभाली। तो 6 मिलियन के करीब ऑफिशियली ऑलमोस्ट। तो इट्स अ ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छा, आज ये जो यौम आज़ादी की सालगिरह है इसराइल ने ऐसे मनाई कि गज़ा में जो अब तक की जो चंद शदीद तरीन बमबारियाँ हुई हैं उनमें से एक हुई। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 120 फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे और जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और उनमें कई पूरे के पूरे ख़ानदान उड़ा दिए गए हैं। ज़्यादातर हलाकतें खान यूनिस में और यूरोपियन हॉस्पिटल जो है उसके करीब हुई हैं। फ़लस्तीनी बच्चे आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स में जहाँ के सिवाय मलबे के कुछ नहीं है, ना दवाएं हैं ना इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आस की बुनियाद पे कि शायद कोई डॉक्टर बचा हुआ हो तो वो मेरे बच्चे को बचा ले। और दूसरी जानिब गज़ा में मौजूद इसराइली फ़ौजी जहाँ हर फ़लस्तीनी दाने दाने को तरस रहा है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, वो बारबेक्यू की तस्वीर अपने सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उन पे बड़े फ़ख्र से पोस्ट कर रहे हैं कि ये हम आज़ादी का लंच कर रहे हैं या आज़ादी का डिनर कर रहे हैं उन लोगों के सामने कि जिनके पास ना पानी है ना खुराक है। तो ये सूरत हाल है। पिछले 75 दिन से गज़ा में एक दाना भी नहीं जा सका 2 मार्च के बाद से।
पूरी आबादी जो है, प्लान ये है कि एक छोटे से कोने में जमा करके पूरे गज़ा को बिल्डोज कर दिया जाए। ये मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा। इसराइली काबीना ने 5 मई को गिडॉन चैरियट नामी एक मंसूबे की मंजूरी दी है और ये शायद कल से शुरू होने वाला है, इसलिए कि फ़ैसला ये किया गया था कि जैसे ही सदर ट्रंप इस इलाके का दौरा मुकम्मल करेंगे, हम गिडॉन चैरियट यानी बिल्डोज़र चला देंगे। इस वक्त सितम ज़रीफ़ ये है कि गज़ा के आसपास के ममालिक में 1,71,000 मेट्रिक टन जो खुराक है वो सिर्फ तैयार है कि जैसे ही कोई बॉर्डर खुलता है तो वो गज़ा के ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, लेकिन वो सिर्फ आसपास के इलाक़ों में वो खुराक गोदामों में मौजूद है। ये जो गिडॉन चैरियट है, इसके तहत तमाम गज़ा के जो पक्के ढांचे हैं इन सब को बिल्डोज़ किया जाएगा, मुनहदम किया जाएगा, गज़ा को बफर जोन्स में तकसीम किया जाएगा। इसराइली फ़ौज मुस्तकिल पूरी पट्टी में रहेगी। ये इसराइली प्लान है, यानी अमलन गज़ा की पट्टी को इसराइल में ज़म कर लिया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना है बेज़लेल समोतर, उन्होंने खुल के कहा है कि हम गज़ा में मुस्तकिल रहेंगे। ये जंग इसलिए नहीं है कि कब्ज़ा करो और निकल जाओ और फिर कब्ज़ा करो निकल जाओ, बल्कि अब हम ये आखिरी फ़तह के लिए लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनियों को तीसरे मुल्क जाने पे मजबूर कर दिया जाएगा। इमदाद की तकसीम का ताल्लुक़ है तो UNRWA जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी थी, जो कि लाइफ लाइन थी फ़लस्तीनियों की, उसका स्ट्रक्चर तो इसराइलियों ने बर्बाद कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि या तो हम और या फिर हमारे कुछ अमेरिकन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ज़रिए हम फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी और बेसिक चीज़ें तकसीम करेंगे, और ये तकसीम तब शुरू होगी जब हम जो जोन्स बना रहे हैं गज़ा के अंदर, उसमें इस फ़लस्तीनी आबादी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल एक कोने में। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उन फ़लस्तीनियों को थोड़ा बहुत पानी या खुराक शायद मिल जाए कि जो बिल्कुल घुटने टेक दें, और पूरी उनकी स्क्रीनिंग होगी। हर गज़ा के हर आदमी को ज़रूरी नहीं है कि वो इमदाद मिले। ये जो काबीना का इजलास जिसमें गैडून चैरियट की मंजूरी दी गई, इसमें नेतन्याहू ने कहा, जो अंदर से जो इत्तलात आती हैं, कि हम उनके साथ नहीं मरेंगे, यानी फ़लस्तीनियों के साथ हम चाहते हैं कि वो अकेले मरे। ये अंदर गुफ्तगू हो रही है कैबिनेट, सिक्योरिटी कैबिनेट के अंदर के। अब भी 58 यरगमाली बताए जाते हैं और उनमें से 23 ज़िंदा बताए जाते हैं, बाकियों की लाशें मौजूद हैं। और इन यरगमालियों के वर्सा जो हैं वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में तलबी में मुजाहरे कर रहे हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है, और वाकई उन्हें परवाह नहीं है, इसलिए कि जो प्लान वो पेश कर रहे हैं उसमें यरगमालियों का जिक्र पहले शुरू में ऊपर होता था, अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब आ गई आलमी हुकूक़ इंसानी की तंजीमें। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, एक जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ था 1948 में, और वो कन्वेंशन इसलिए हुआ था कि नाजियों ने जो यहूदियों के साथ किया था वो आइंदा दुनिया में कभी ना हो, और उस पर 153 ममालिक के दस्तखत हैं, जिनमें वो तमाम ममालिक शामिल हैं, इसराइल समेत, जिन्होंने उस पर साइन किए हुए हैं कि ये चीज़ें हैं और ये जेनोसाइड के ज़िम्रे में आते हैं। तो ये जेनोसाइड के लिए बिल्कुल फिट केस है। इन दोनों के वारंट्स निकल चुके हैं, उसके बावजूद जो इसके दस्तखत ही हैं इस कन्वेंशन के, इसराइल के इत्तेहादी, वो एक उंगली उठाने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। तो ये है नगमा। और देखते हैं अगर सिर्फ इंतज़ार ये है कि ट्रंप साहब यहाँ से निकलें और पीछे कार्रवाई हो, तो इसके कभी इम्कान है जो कि इरादे हैं इसराइल के। हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ अपने मुल्क की बात करेंगे। यहाँ पे समाजी तरक्की में हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। पाक भारत इस वक्त जो कशीदगी हुई, लड़ाई हुई, उसमें हमने अपने आप को कदरे मनवा लिया है। दुनिया भी मोतरफ़ है कि हमने जिस तरह का रिस्पांस दिया और जिस तरह से डिफेंस किया वो काबिल सताइश है। लेकिन इसके बाद हमें अपने जो अंदरूनी हमारे चैलेंजेस हैं, थोड़ा उन्हें भी देखना होगा। मुल्क अगर मजबूत होगा तो सिर्फ दिफाई
साजो सामान से नहीं और जज्बे से नहीं, बट मुल्क के अंदर कौम अगर हमारी ठीक होगी, उसकी समाजी तरक्की होगी, तो तब एक मजबूत मुल्क बन सकता है। तो हम 12 ये जिक्र करते रहते हैं कि जी कि हमें वॉर इकोनॉमी बनना है या वेलफेयर स्टेट बनना है, हमें ट्रेडिंग नेशन बनना है या हमें वॉरियर नेशन बनना है। अब अगर ऐसे खित्ते में हम रहते हैं जहाँ पे जंगो जदल चलता रहा है तो ज़ाहिर डिफेंस तो ज़रूरी है ही है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना एक रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और अभी ये जो कशीदगी चल रही थी उसके दौरान रिपोर्ट आई, ज़ाहिर दब गई, उस पर बात नहीं हुई। मैं देख रहा था उसमें पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो 193 मुल्कों में से 168 पर है। पिछले साल पाकिस्तान 164 था, तो 4 समझे के दर्जे और हम नीचे हो गए। और इसकी ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह है कि ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने अभी इकोनॉमिक रिकवरी हमने की है, 2 साल के अंदर इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, दुनिया भी हैरान है, और थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि माहौल बदल रहा है। लेकिन जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो महसूस नहीं हो रहा, फील लाइक इन्फ्लेशन जो है वो अभी तक ज़्यादा है। तो इसमें एक बड़ा अमल दखल हम बारहा सुनते हैं कि हमारे यहाँ जो तबकाती तफरीक है वो बढ़ती जा रही है, और बजट आने वाला है, बहुत से लोगों को ये भी तशवीश है कि क्या फिर वही होगा, हमारा जो मराती याफ्ता तबका है, अशराफिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है वो नीचे डालेगी तनख्वाहदार तबके पर और आम लोगों पर। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि इस पर हम बात करें। बहुत हमारे वी आर वेरी प्रिविलेज कि आज हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट अफशां सुबुही हमारे साथ हैं। कोई 40 साल का आपका तजुर्बा है, आप ये सारे बजट सारी चीज़ों को आप कवर करती रही हैं। डॉन में भी आप असिस्टेंट एडिटर रहीं फॉर अ लॉन्ग टाइम, 38 ईयर्स आपने कहा। थोड़ा मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि मैंने अभी आपका रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी देखा रफ्तार के साथ, जिसमें आपने इन मामलों पर रोशनी डाली। हमारे यहाँ ये जो हम बार बार कहते हैं कि तबकाती फरीक बढ़ती जा रही है, हमें बाहर नज़र आता है, मतलब हम जब जा रहे होते हैं, चाहे कितना भी यहाँ पे महंगाई चल रही थी, 40% चल रही थी, हम देखते थे मॉल्स में रश है, कैफ़ेज़ में जाएं, बारबेक्यू ना इधर जाएं, मतलब बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो लगता नहीं था अगर बाहर से कोई विज़िट कर रहा बोलेगी जी ये कौम जो है कोई डिफ़ॉल्ट करने जा रही है, ये क्या है ये, किसके पास है इस मुल्क के असल वसाइल? ना महंगाई कम हो रही है ना रश कम हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर आप शहर कराची की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो किसी एक मॉल को देख के या सड़क का रश देख के, इस्लामाबाद में अक्सर ट्रैवल करता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मतलब ज़ाहिर है बड़े शहर, फैसलाबाद, जी सब जगह यही हाल है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक वो तबका जो रिसोर्सफुल है वो फैला है, उसकी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन इससे ये नतीजा अखज़ करना कि मुल्क में जनरली जो फ़र्क है, चाहे वो आप उसको इनकम का फ़र्क कह लें या वेल्थ का फ़र्क कह लें, उसमें कोई कमी वाक़ई हुई है, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मेरे ख्याल में मिडिल क्लास बढ़ी है, लेकिन पिछले कम से कम 2-3 साल में बहुत स्ट्रेस बढ़ा है और श्रिंक भी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है। और इस वक्त कहते हैं कि तकरीबन 50% आबादी मुल्क की, वो जो आपकी खत होती है पावर्टी की, उससे नीचे है। मेरा कहना यह है कि मुल्क में क्या इनकम और वेल्थ डिस्पैरिटी बढ़ी है या घटी है, इस पे कोई बात करने के लिए ज़रूरी है कि कोई नंबर्स हमारे सामने हों। पहले 1988 में जब ज़िया की हुकूमत ख़त्म हुई और पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया इनइक्वालिटी के ऊपर, लेकिन अलॉन्ग द वे 2-3 साल बाद वो चैप्टर ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में पावर्टी का चैप्टर भी ड्रॉप हो गया। तो अब इस वक्त जो सर्वे आता है उसमें ना पावर्टी का कोई चैप्टर है और ना इनइक्वालिटी का कोई चैप्टर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के नंबर्स होते हैं, मगर वो इतने फ्लॉड होते हैं कि उसको ऊपर एतबार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तरीक़ाकार है वो नंबर्स जमा करने का वो बहुत क्वेश्चनेबल है। ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह टाइप के जो इदारे हैं, जी बिल्कुल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पावर्टी कितनी है, अगर आप जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है पाकिस्तान के डॉक्टर नईम, वो अच्छे आदमी हैं, मगर उनका कहना ये है
कि 2019 के बाद से हमने ये सर्वे नहीं किया, क्योंकि हम सेंसस कर रहे थे, लिहाजा हम वो सर्वे नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो नंबर्स इस वक्त कोट होते हैं 2025 में वो 2019 के होते हैं। इस दुनिया में जहाँ घंटे के घंटे तब्दीली क्या हो रही है वो रिपोर्ट होती है, वहाँ पाकिस्तान में अगर ये इतनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन 5 साल या 7 साल पुरानी होगी तो आप उसमें फिर क्या पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकेंगे? द क्वालिटी ऑफ policy intervention depends on the quality of data that you have before you. If you don't have a data right, अगर आपके पास सही आदादे शुमार ही नहीं होंगे तो फिर आप कैसे इंटरवीन करेंगे? अभी भी ये जो हमारी पाक भारत कशीदगी चल रही थी, तो मेरी नज़र से एक न्यूज़ आइटम गुजरा कि बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और उन्होंने आपस में तय कर लिया कि जी कि इस वक्त जो हालात हैं उसके मद्देनज़र हमें 18% डिफेंस बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा। कंपेयर करें आप अगर इंडिया के बजट से तो हमारा तो ज़ाहिर है कि बहुत कम है, लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है कि हमारे यहाँ बजट आता है लेकिन थ्रू आउट द ईयर फायर फाइटिंग करते हुए कभी आप कुछ किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, कभी किसी को कर लेते हैं, तो उसमें भी क्या आप ये कहेंगी कि जी हमने बरस से जो बजट बनते देखा है वो ये जो एलीट कैप्चर का एक जो कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं ग्लोबल स्केल पे भी है, लेकिन हमारे यहाँ भी वसाइल जो हैं, जो हमारे यहाँ अमीर तबकात हैं उन पर बोझ नहीं पड़ता बल्कि वो बोझ नीचे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसका जंग और अमन से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, एक स्ट्रक्चरल बात है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल बात है, और जो दौलत की तकसीम है अगर वो गैर मसावी है और उसको आप बेहतर करना चाहते हैं तो वो यकीनन उसमें हुकूमत का एक बड़ा किरदार है। हमारे यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको हमारी हुकूमत मज़ीद परपेचुएट करती है। कोई पूछे कि किस तरह परपेचुएट करती है, वो इस तरह करती है कि कैसे ये जो गैर मसावी तकसीम है वो बेहतर हो सकती है। वो ऐसे बेहतर हो सकती है कि टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव हो, वो ऐसे हो सकती है कि जो हुकूमत PSDP रखे, जो लोगों के बेसिकली तरक्याती फंड होता है वो उनके ऊपर खर्च हो। इस साल का जो लास्ट ईयर का तरक्याती फंड है, आप उसके नंबर्स देख लें, शायद वो 40% भी खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि दीगर दूसरे यानी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो एक्स आता है, सबसे पहले जो कटौती होती है वो आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे, और वो भी पूरा नहीं खर्च कर पाते कटौती के बाद भी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, साथ में जो वसाइल की तकसीम किस तरह होती है, आपका बैंकिंग सिस्टम होता है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको सबसे कम क्रेडिट एक्सेस है। उसे कर्जा नहीं मिलता, और जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको मिल जाता है, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स। मतलब ये साबित हुआ कि वो लोग जो कि अपने रिसोर्सेस प्लेज करके कर्जा हासिल करते हैं वो उसके बावजूद कर्जा वापस नहीं करते, ये एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग या वो इलाके जहाँ पे तरक्की की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको एक्सेस नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज अच्छा। और ये यूनिवर्सल कहावत है कि बैंक उसे कर्जा देता है जिसे कर्जे की ज़रूरत नहीं होती है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो कोलैटरल मांगते हैं। अब कोलैटरल का मतलब है कि आपके पास एक प्रूवन ये सबूत हो कि अगर आपने कर्जा वापस नहीं किया तो बैंक वहाँ से आपसे पैसा वसूल कर लेगा। एक गरीब आदमी जिसके पास ना अपनी ज़मीन है ना अपनी छत है, वो कहाँ से कोलैटरल आके देगा? अच्छा, हमारे यहाँ कुछ माइक्रो फाइनेंस के भी ग्रास रूट्स लेवल पे कुछ हैं, मिसालें मौजूद हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। हमें एक ब्रेक पे जाना है तो उसके बाद हम गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंसानी तरक्की की। ब्रेक से पहले अफशा आपने कहा कि हमारे यहाँ हम थोड़ी बात कर रहे थे माइक्रो लोन्स की भी। बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आप कह रही हैं गुर्बत कम करने में फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो बहुत नेक नियति से, बहुत मेहनत से कोशिश करते हैं अपने तई हालात को, लोगों जो मुश्किल हालात में हैं उनकी मदद करने की। मैं उनको हीरो समझती हूँ, चाहे वो हजरात हों या ख़वातीन हों। इट्स ग्रेट व्हाट दे आर डूइंग।
बट दैट इज़ नॉट इनफ। मेरे ख्याल से अगर ये काफ़ी होता तो हम, जो आपने रेफ़र किया था HDI पे, हमारी कोई इम्प्रूवमेंट हुई होती। वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है। इसके लिए आपकी जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं सरकारी, उनको प्रोपुअर होना होगा, स्टेट को केयरिंग होना होगा। जो गैर मसावी तकसीम है उससे सिर्फ इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता, उससे सोसाइटी का नुकसान होता है, उससे मईशत का नुकसान होता है। हम ये देखते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, ठीक है, खुद ही पास की, खुद ही बढ़ा दी। हम ब्यूरोक्रेट्स की मुराद हम देखते हैं अफसरान की कि उनके क्या शाहाना स्टाइल है, क्या हमारी कितनी बड़ी हमारी गवर्नमेंट्स हैं। 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक और सूबाई कुछ डुप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है। जो सब्सिडीज हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की छूट हैं या जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब मिल मिला के वो बहुत बड़ा गेम है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारी अपनी इंडस्ट्री में या इवन बैंकिंग में आप देख लें, टॉप हैवी, जो ऊपर वाला बॉस है वो लाखों करोड़ों में कमा रहा है, और जो नीचे जो पूरा आपका फुट सोल्जर है वो पिटन्स है वहाँ पे। ये क्या हम पाकिस्तान में जिस तरह से चल रहे हैं बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है? सारी दुनिया में इस पे बात हो रही है कि पे रेशियोज कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी की तरफ, या तो बढ़ाते हैं। अगर पे रेशियोज बेहतर होते हैं तो वो उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं। पाकिस्तान में 2022 वगैरह में मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, लिखा भी, और यहाँ पे SECP जो कंपनीज़ को कंट्रोल करती है उनसे पूछा कि यहाँ पे रेशियोज़ की क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा हमें इल्म नहीं है। फिर मैंने कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ जो हायरार्की है प्राइवेट सेक्टर की, वो बहुत वेल पेड है, उसको बहुत बेहतर पैसे मिलते हैं, उसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन एक कंपनी जो तरक्की कर रही है और अपने CEO को अगर वो 1.5 करोड़ माहाना देना अफोर्ड कर सकती है, तो उसी कंपनी में एक क्लीनर जो है उसकी तनख्वाह 12,000 नहीं होनी चाहिए। जो तो मिनिमम वेज भी कम हो गया। ये क्योंकि 12,000 इस वजह से होती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उन्होंने इंगेज किया। ये उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, पुरानी बात कर रही हूँ। हो सकता है 12 ना हो, 25 हो या 30 हो, लेकिन मुझे यकीन है कि 35-40 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब 35-40 हज़ार और 1.5 करोड़ का ज़रा रेशियो निकालें तो मुझे तो समझ नहीं आता क्या रेशियो निकलेगा। बहुत ही एब्सर्ड गैप है। तो ये नहीं हो सकता कि एक अनस्किल्ड आदमी की एक हाईली स्किल्ड आदमी के बराबर आमदन हो, लेकिन कंपनी की तरक्की और तनज़ुली में तमाम लोगों का किरदार होता है। एंड दे शुड ऑल शेयर द बेनिफिट्स एंड दे शुड ऑल अगर उसके ऊपर कोई हरफ आता है तो मेरे ख्याल में वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसमें वो तमाम लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका फेयर शेयर होना चाहिए। अच्छा, आखिर में बस एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जो हमारी सरकार जो है वो फ्लोट कर रही होती है कि देखें हमारे यहाँ नौजवान कितने सारे हैं, एजुकेटेड हैं, यूथ बल्ज है, हमारे यहाँ टेक में टैलेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। पाकिस्तान एक इमर्जिंग डायनामिक सीन है। कल भी हमने क्रिप्टो वगैरह पे बात की थी। ये जो इमेज है, ये जो विजन है, हमारी करंट जो रियलिटीज़ हैं, हमारी सोशल रियलिटीज़, ये उससे मैच करता है? मेरे ख्याल में ये बात समझनी होगी कि इतनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है कि पीपल हु आर ब्राइट एंड दे हैव ऑप्शंस, वो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये मुल्क छोड़ने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ कमा नहीं सकते हैं, उनसे ये अगली रियलिटी बर्दाश्त नहीं होती। जिस किस्म की प्रिविलेजेस हैं उन लोगों के पास हैं जिनके पास जो शायद डिज़र्व नहीं करते। लिहाजा इसके जो इनइक्वालिटी है, जो गैर मसावी तकसीम है, इसके बहुत सारे असरात हैं और बहुत तरह से ये तरक्की को और सोसाइटी को हर्ट करता है। लेकिन उसमें एक बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर ये भी है कि नौजवानों को एलियनेट करता है। जो ड्रीमर्स हैं वो चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छी हो, उनको अपने अतराफ पे खुश लोग नज़र आएं। जब इतनी एक घर में काम करने वाला चौकीदार जो लेटर के लिए घर में मालिक के जो कुत्ते बिल्ली का लेटर है उसके लिए जब पे करता है हज़ारों में,
और उसकी अपने घर में उसके औलाद को जो है वो बुनियादी चीज़ें नसीब नहीं होती, तो किस किस्म का रिजेंटमेंट पैदा होता होगा। तो मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी में इतना रिजेंटमेंट होगा, इतनी तफरीक होगी, तो ये एक हिंड्रेंस बनेगी सोसाइटी की तरक्की के लिए। आपके फोरम से आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ फाइनलाइज हो रहा है पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे। शायद देखना चाहिए हुकूमत को कि वो अगर मुनासिब समझे, तो बजाय इसके कि दो पैरे हों इनइक्वालिटी के ऊपर, एनलाइटन होगी सोसाइटी अगर ये पता चले, पॉवर्टी का पता हो, पॉवर्टी का इनइक्वालिटी का पता हो, इक्वालिटी का पता हो, ताकि हमें पता तो हो ना कि हम खड़े कहाँ हैं। हम सिर्फ शीशा पिलाई हुई दीवार है। अफशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। कल जुमा है, आपकी लेंगे हम फ़ोन कॉल्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।